गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है और अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपनी एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अगर एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 1 से आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में, तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे हम लोग पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 के सारे तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिए थे और साथ के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, जो भी एग्जाम्पल्स इससे पहले हैं। और हमने इसके क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 यानी कि अप टू हम लोगों ने 6 तक कर लिए थे। अगर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है, बच्चे चैट सेक्शन में आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर भेज दीजिए, वो क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए, हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बताइए, क्या आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। यस। क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक खेल का मैदान है, उसके चारों एक वर्गाकार पथ है। कैसा पथ है? वर्गाकार, यानी कि सर्कुलर पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया जब इस मैदान का चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि 12 मिनट में चक्कर लगा देता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि उन्होंने एक ही स्थान से चलना शुरू किया, एक ही समय पर चलना शुरू किया और एक ही दिशा में चले। कितने समय बाद वो उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय के बाद फिर से वो उसी स्थान पर फिर से मिल जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। एक सेकंड रुकना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि किसी आवाज आ रही है ना सभी को? ये बताइए। यस सर। यस सर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि जो हमारे पास में जो खेल का मैदान है वो सर्कुलर है। कैसा है वो? हमारे पास में एक सर्कल के आकार का है। अभी हम आपको एक सर्कल बना के दिखाते हैं, ध्यान से सुनना, सवाल बहुत अच्छा है। शेप्स के अंदर हमने लिया सर्कल। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एक मैदान है। ठीक है, आप लोग समझना अच्छे से। ये क्या है? हमारे पास में एक मैदान है जो कि कैसे शेप का है? जो कि एक आपका वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। इतना क्लियर सभी को? ठीक। अब इसके चारों तरफ, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि इसके चारों तरफ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बच्चे, इसी मैदान के चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर एक पथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक पथ बना हुआ है, यानी कि एक फुटपाथ टाइप बना हुआ है, जैसे कि आप लोग पार्क में देखते भी हो, आप लोग घूमने जाते हो जब। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है बच्चे? ये हमारे पास में इस तरीके कुछ बना हुआ है। अब साथ में क्या दे रखा है? साथ में हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई, सोनिया नाम की एक बच्ची है और वो 18 मिनट में इसका एक पूरा का पूरा क्या लगा देती है? चक्कर लगा देती है 18 मिनट के अंदर। ठीक है, साथ में लिखा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और जो रवि नाम का बच्चा है वो कितने मिनट में लगा देता है? वो 12 मिनट के अंदर लगा देता है। फिर आपके साथ में क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, भाई मान लेते हैं उन दोनों ने इस स्थान से चलना शुरू किया। मान लीजिए निशान लगाया, ये निशान हमने लगाया क्रॉस का, और उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से एक ही समय पर चलना शुरू किया। यानी कि सोनिया और रवि दोनों ने यहाँ पर 12 बजे दोपहर को चलना शुरू किया। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, एक ही स्थान पे एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि रवि भी इसी दिशा में चलता है और सोनिया भी इसी दिशा में चलती है। ठीक है, कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि अब आप इमेजिन करके देखो, जब 12 मिनट पूरे हुए होंगे तो 12 मिनट में रवि तो यहाँ आ गया होगा। ध्यान से सुनना, 12 मिनट में रवि तो यहाँ आ गया होगा, लेकिन पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया शायद कहीं यहाँ रह गई होगी। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यानी कि 12 मिनट बाद रवि तो फिर से यहाँ आ गया और सोनिया यहाँ पर होगी। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? भाई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ना पूरा चक्कर लगाने में,
सोनिया को अभी 6 मिनट और लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यस सर। बोलिए ऐसा ही होगा ना भाई। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि ने तो अपना चक्कर 12 मिनट में लगा दिया, लेकिन फिर सोनिया को अपना चक्कर पूरा लगाने में भी 6 मिनट लगेंगे। इतने 6 मिनट में सोनिया यहाँ पर आएगी, बच्चे रवि अपना आधा चक्कर फिर से लगा चुका होगा। रवि अपना आधा चक्कर फिर से लगा होगा। रवि इंतजार थोड़ी नहीं करेगा कि पहले सोनिया आएगी तब मैं चलना शुरू करूंगा। बोले समझ में आया ना सभी को क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं सारी चीजों को समझने की। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। बताइए, अभी आपको सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है कि ये वाला सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास में सर्कुलर पाथ है, ये पार्क है और ये पाथ है जहां पर चल रहे हैं। ये जो है हमारे पास में ये वाला पाथ है जहां पर लोग चल रहे हैं, ये वाला पाथ। ठीक है, ये फुटपाथ बना हुआ है जिसपे लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इस पार्क के इस पाथ के अंदर वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया 12 बजे, यहाँ से उन्होंने 12 बजे चलना शुरू किया, दोपहर को 12 बजे। यहाँ पर ये एक रवि है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। हमने 2 डॉट लगाए हैं बच्चे, कितने डॉट लगाए हमने? 2 डॉट लगाए हैं। कौन कौन से डॉट लगाए हैं? एक तो ये रवि है और ये एक हमारे पास में कौन है बच्चे? ये एक हमारे पास में सोनिया है। ठीक है, अब जब ये दोनों चक्कर लगाना शुरू करेंगे, अगर किसी बच्चे, हाँ बच्चे बोलिए, पहले आप लोग अपने हैंड राइज कर लीजिए, बताइए क्या डाउट है किसी को? बोलिए बच्चे, डीएस के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, क्या डाउट है आपको? देखिए, 12 बजे सोनिया ने और रवि ने दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन पर जैसे ही, आपको पता है क्या इन्फॉर्मेशन है कि रवि 12 मिनट में चक्कर लगा देता है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है। तो बच्चे जैसे ही 12 बज करके 12 मिनट होंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही 12 बज करके 12 मिनट होंगे तो रवि फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन पर सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पर रही होगी 12 बज के 12 मिनट पर, यानी कि 12 बज के 12 मिनट को एक साथ नहीं है। लेकिन पर जैसे ही 12 बज कर 18 मिनट होगी तो सोनिया यहाँ पहुंच गई होगी 18 मिनट में, और रवि आधे चक्कर में फिर से आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है कि एक बार वो 12 बजे एक साथ मिले। ठीक है, एक बार वो 12 बजे एक साथ थे, उसके बाद हमने रवि का टाइम लिखा, ध्यान से सुनना, और हमने सोनिया का टाइम लिखा। ठीक है, सोनिया ने जहां पर चलना शुरू किया था वो 12 बज करके कितने मिनट पर पहुंचेगी? सर उसको 12 मिनट लगते हैं, सॉरी 18 मिनट। तो 12 बज करके 18 मिनट पर, 12 बज करके 36 मिनट पर, 12 बज करके कितने मिनट पर? 18 दूनी 36, 18 के 54 और 18 चौक 72। ठीक है, इस तरीके से सोनिया वहां पहुंचेगी जहां पर वो थी। रवि 12 बज कर 12 मिनट पर पहुंच जाएगा, 12 बज करके 24 मिनट पर उसका दूसरा चक्कर लग जाएगा, 12 बज करके 36 मिनट पर 36 मिनट पर। जाएगा। यानी कि आप लोगों ने एक चीज नोट की, 12 बज करके 36 मिनट पर रवि भी वहीं पर है और सोनिया भी वहीं पर है। यानी कि सोनिया ने 2 चक्कर लगाए होंगे, सोनिया ने 2 चक्कर लगाए होंगे, और रवि ने कितने चक्कर लगाए होंगे? 3 चक्कर लगाए होंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर जब भी आपको सवाल मिलेगा तो आप लिखोगे कि बच्चे रवि को कितना टाइम लग रहा है? आप कहोगे सर 12 मिनट लग रहा है। और सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सर सोनिया को लग रहा है 18 मिनट का टाइम लग रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो दोनों जब एक साथ चलने शुरू किए होंगे तो अगली बार एक साथ वहां पर कितने बजे मिलेंगे? बच्चे आप 12 मिनट, हाँ 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। बच्चे आपने 12 और 18 का एलसीएम निकाला किस तरीके से? जैसे भी आप लोग निकालते हो, 12 18 को एक साथ लिखो। बच्चे 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 9, 2 से कट किया 3, 2 से कट किया तो होगा ही नहीं। बच्चे 3 से कट किया कितना आ गया? 1, 3, 3 से कट किया हमने कितना आ गया हमारे पास है सर? 1 और 1। यानी कि जो एलसीएम है 12 और 18 का वो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 36। यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ फिर से उसी स्थान पर होंगे जहां पर उन लोगों ने चलना शुरू किया था। बोले क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज, यहाँ पर सभी को सारी चीजें क्लियर थी। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास में इस तरीके के सवाल होंगे। सर किस तरीके के सवाल होंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। क्या करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो आप लोग सिद्ध कर पाओगे, बताइए, बोलिए बच्चे। अगर आपको ये सिद्ध करना हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आप लोग सिद्ध कर पाओगे, बोलिए जल्दी से। कैसे सिद्ध करेंगे इसको कि सर सबसे पहला स्टेप हमारे पास में ये होता है कि हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से कि माना हमने, क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है सर? √3 एक परिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 हमने एक परिमेय संख्या मान ली तो हम लोग लिख देते हैं कि √3 किसके बराबर होगा सर? वो √3 बराबर होगा a/b के। और जहां पर a और b कैसी संख्या होंगी? a और b सह अभाज्य संख्या। बोले इतना क्लियर सभी को कि पहला स्टेप Yes, हमारे sir. पास ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे? दूसरा स्टेप होता है कि अब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आपने दोनों तरफ वर्ग किया तो बच्चे कितना हो गया? √3 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। जब आप इसे ऊपर करोगे तो √3 का वर्ग 3 हो गया, और ये हो गया a²/b²। B square. इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? सर 3b square और a square. a²। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सर b² बराबर a²/3 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज नोट कर रहे हैं। क्या चीज नोट कर रहे हैं? कि सर a का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि सर अगर a का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो परिमेय 1.3 लगाएंगे और कहेंगे कि सर हम a भी 3 से भाग होगा। और जब a 3 से भाग होगा तो आप लोग जानते हो कि आप लोग लिख सकते हो कि अगर a 3 से भाग है तो आप लिख सकते हो a बराबर 3m। कितना लिख सकते हो? a बराबर 3m। बच्चे a बराबर 3m आपने कहाँ पुट करा? a बराबर 3m आपने यहीं पर पुट करा इस इक्वेशन के अंदर। बच्चे कितना हो गया? b² बराबर a²/3 था। a का वैल्यू कितना हो गया सर? 3m। बच्चे 3m का स्क्वायर बटे 3। और ये कितना हो गया हमारे पास में सर? b² बराबर 9m² बटे 3। इसको कट किया तो कितना आ गया सर? b² बराबर 3m²। और हम लोग लिख सकते हैं m² बराबर, ये गुणा में तो तरह के भाग करेगा, यानी कि b² बटे 3। और अब हम लोग यहाँ से भी एक चीज लिख सकते हैं सर, यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो b² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सर b भी 3 से डिवाइड होगा। अब हमें दो चीजें मिल गई कि सर b भी 3 से डिवाइड हो रहा है और a भी 3 से डिवाइड हो रहा है। बट आपने तो कहा था कि a और b सहभाज्य है, यानी कि हमें ये पता लग गया कि सर a और b दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड, यानी कि आप लिखते हैं ना उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? 3। तो हम कह सकते हैं a और b कैसे नहीं है? अब सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो अब आप कहोगे विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बस आप लोगों को ये स्टेप याद रखने हैं कि सर सबसे पहला स्टेप हर टाइप के क्वेश्चन में हमारा ये होगा कि आप उसे परिमेय संख्या मानोगे। सर दूसरा, हमने उसके तरफ दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पे सोल्व किया तो सर हमारे पास में आगे की a 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a और b दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई और हमारे पास में √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? आप लोग माइक Yes, sir. बोल सकते हैं क्या? इतना क्लियर सभी को? ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब इस एक्सरसाइज के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर, अब आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए जो कि हम लोग पहले अपनी लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 माइनस √3 एक, आपको दर्शाना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दर्शाना है? कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपनी लाइव क्लास के अंदर डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था हम लोगों ने किस तरीके से
कि सर सबसे पहले हम लोग यही मानेंगे, क्या चीज मानेंगे, कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, और 5 माइनस √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो आप इसे a/b लिख सकते हो, जहां पर a और b सहभाज्य संख्या है। बोले क्लियर सभी को, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि आपने कहा सर √3 को अलग कर लो, यानी कि आपने लिखा सर माइनस के √3 बराबर a/b, ये प्लस के 5 थे, इधर आके माइनस के 5 है। ठीक, फिर आपने क्या करा, फिर आपने कहा सर इस माइनस के निशान को भी हटाओ, यानी कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर ये कितना हो गया बच्चे, √3 बराबर, ये माइनस की चीज थी तो प्लस की हो गई, और ये प्लस की चीज थी तो ये माइनस की हो गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? और अब आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो, कि सर 5 माइनस a/b देखा जाए तो 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप कहोगे कि सर एक परिमेय संख्या की तुलना भी एक परिमेय संख्या से होती है, तो आप कहोगे सर √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु आप लोग अच्छे से जानते हो कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आप लोग जानते हो कि √3 एक कैसी संख्या है? √3 एक परिमेय संख्या संख्या है। और जब √3 एक अप्रिमेय संख्या है तो आप कह सकते हो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है। कौन सा विरोधाभास? कि सर आप ये कह रहे हो कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि आप लोग जानते हो कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ये इस वजह से उत्पन्न हुआ है क्योंकि आपने एक गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर ली थी? कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग लिख दोगे अतः 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब इन दोनों सवालों से आपने क्या चीज सीखी, कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है और 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। आपने इन दोनों से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर हमने एक संख्याओं के बारे में सीखा था, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में। बताइए किसको याद है पूर्ण वर्ग संख्या? क्या किसी बच्चे को याद है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? बोलिए, क्या किसी बच्चे को याद है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? देखिए, आप लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सीखा था, हमें याद है हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि सर देखा जाए तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। सर 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4। सर 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25। 6 का वर्ग 36। 36। आप ये कहोगे सर अगर इन संख्याओं को देखा जाए 1, 4, 9, सर ये है पूर्ण वर्ग संख्या। 25, 36, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है। अब आप कहोगे सर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सर इन दोनों के बीच में 2 संख्याएं आती है, 2 और 3, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इन दोनों के जो बीच में संख्या आती है 5, 6, 7, 8, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। देखो एक बच्चे का माइक ओपन है और वो माइक बंद भी नहीं कर रहे, बताओ। समझाया गया है कि क्लास के अंदर माइक ओपन करते हो तो बंद कर लिया करो। ठीक है, यानी कि अब 9 से लेकर के 16 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, 10, 11, 12, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए √1, √4, √9, √16, √25, √36, आप कहोगे सर √1 का मान 1 होता है और ये एक परिमेय संख्या है। सर √4 का मान 2 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। √9 का मान 3 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। √16 का मान 4 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। √25 का मान 5 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। √36 का मान 6 होता है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है, क्या है कुल मिलाकर के बात, कि सर अगर आप रूट के अंदर, कि सर अगर आप रूट के अंदर, अगर आप रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या को लिख रहे हो तो बच्चे वो क्या आएगी हमारे पास में? परिमेय संख्या आएगी। कैसे आएगी? परिमेय संख्या आएगी। लेकिन पर रूट के अंदर अगर आप एक पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं लिख रहे हो, जैसे कि आपने रूट के अंदर 3 लिख दिया, आपने रूट के अंदर 5 लिख दिया, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो बच्चे इनको सोल्व करने पर हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी?
वो हमें अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, यानी कि अब हम एक चीज सीख गए कि सर √2, √3, √5, √6, √7 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। कैसी हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो ये अगर आप लोग समझ गए हो बच्चे, टाइप 1 आपका यही है कि टाइप 1 के सवाल हमारे पास में यही है। टाइप 1 कि हमें प्रूफ करना है कि √2, √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या है। कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। बोलो इतना क्लियर सभी को, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यस सर। अब देखो टाइप 2 का सवाल आपने अभी किया था। टाइप 2 का सवाल आपने अभी किया था। क्या क्या था टाइप 2 का सवाल? देख लो, आपने क्या था? 5 माइनस √3। क्या क्या था कि सर 5 माइनस √3। हमारा कहने का मतलब ये है कि यह परिमेय संख्या है और उसमें से आपने अपरिमेय संख्या को घटाया, तो आप क्या प्रूफ कर रहे हो कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अगर एक परिमेय संख्या में से आप एक अपरिमेय संख्या को घटाते हो तो जो आपका आंसर आता है वो आता है एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से आप लोग ये भी नोट करोगे, क्या नोट करोगे कि सर अगर हम लोग √11 में से घटाने लगे 3 को, तो बच्चे ये भी क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या। यानी कि आप लोग ये लिखोगे, अगर एक अपरिमेय में से एक परिमेय संख्या को घटा दे तो आंसर कैसा आएगा? अपरिमेय एक संख्या अपरिमेय आएगी। संख्या। ठीक। चलिए, तीसरा आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपने 5 के अंदर √3 को जोड़ दिया होता, यानी कि अगर आपने परिमेय के अंदर अपरिमेय को जोड़ दिया होता, तब भी आपका आंसर अपरिमेय आता। ठीक है, घटाने पर भी और जोड़ने पर भी। और यही चीज आप ऐसे भी लिखोगे कि सर √3 + 5 अगर आ जाता, कितना आ जाता कि सर √3 + 5, यानी कि अगर तो ये आप अपरिमेय संख्या आएगी। अपने परिमेय को जोड़ा तब भी आपका आंसर कितना आता? अपरिमेय आता। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अभी आपने सीखा था। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखो टाइप 3 का सवाल क्या है हमारे पास में। टाइप 3 का सवाल हमारे पास में ये है, ध्यान से देखना, ये रहा टाइप 3 का सवाल। टाइप 3 के अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि 3√2 हमें दर्शाना है बच्चे। क्या चीज दर्शानी है? कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने सबसे पहले वही चीज करना है, क्या मानना है कि सर माना, लिख देते हैं माना, क्या चीज माननी है आपको? माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये सबसे पहले आपने माना। तो आप लिख सकते हो सर 3√2 बराबर a/b, और जहां पर a और b सहभाज्य संख्या है, a और b सहअभाज्य संख्या है। बोलो इतना क्लियर सभी को? सहभाज्य संख्या है। यस सर। अब फिर से वही चीज, आपको √2 अलग करना है। तो बच्चे आपने √2 को तो अलग किया और आपने लिखा √2 बराबर a/, बच्चे 3 3b गुणा में था, इधर आ जाएगा नीचे 3b। सर। अब 3b। आप लोग चीज जानते हो, क्या जानते हो कि सर ये जो a/3b हमें दिख रहा है ना, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या की तुलना एक परिमेय संख्या से हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे सर √2 भी कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या। परंतु हाँ बच्चे, परंतु हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं सर? परंतु हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या। संख्या। अब हम लोग लिखेंगे जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कौन सा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर सभी को? अब देखो इतना करने यस पर सर। हमें एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि सर अगर हम एक परिमेय संख्या को देखो 3√2, आप कहोगे सर ये कैसी संख्या है? परिमेय। ये कैसी है? अपरिमेय। अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के अंदर गुणा कर रहे हो तो जो आपका आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। याद रहेगा सभी को? नोट में लिख देते हैं इसको भी कि सर टाइप 3 के अंदर हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कैसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सर? टाइप 3 के अंदर हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। सर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें याद ये रखना है कि अगर आप परिमेय संख्या की गुणा करते हो अपरिमेय संख्या में,
तो आपके पास में एक अपरिमेय संख्या आती है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तीनों टाइप के सवाल में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस सर। ठीक है। नो सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ तक तो हमारे पास में सारे हो गए, एग्जाम्पल नंबर 7 तक के सारे सवाल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास में। सर एग्जाम्पल नंबर 8 तो हमारे पास में नहीं है। अब देखो इस बुक के अंदर 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, ये रहे। अब बताइए क्या तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन कराने लायक है? ये बताओ। नो सर। ठीक है, तो बच्चे ये अब क्वेश्चन कराने लायक है नहीं, तो आप लोग लिख सकते हो कि सर ये सारी चीजें डिस्कस हो गई है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो हम आपके सामने एक ये दिखा देते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, ये भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये बताइए, ये क्वेश्चन हो गए थे आपके सवाल दीपिका मैम ने कराए थे क्या? यस सर। ठीक है, इनमें से कोई सेट ऐसा होगा जो शायद दीपिका मैम ने डिस्कस नहीं किया होगा, हम उसी सेट की तरफ आगे चलते हैं। ये बताना जरा, ये वाला सेट हो गया था? देख के बताइए। सर ए वाला हो गया था। कौन सा वाला? ए वाला। सर सेट ए हो गया था। ये बी नहीं हुआ था? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, तो आप लोग प्लीज माइक बंद कर लीजिए। घर पर आप लोगों के पेरेंट्स भी बोलते हैं, उनकी भी आवाजें आती है, तो आप लोग माइक बंद कर लीजिए और क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है? सर ए आएगा। सर ए आएगा इसका। सर इसमें इसका ये ए आएगा। आएगा। ये आएगा। ठीक है, सी सी सी। सी। चलिए और बताइए। बोलिए बच्चे, कुछ और बताओगे आप इसके अंदर? अब देखो दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, दो तीन बच्चों की। मधु सोनी बोल रहे हैं कि सी सही है, विनोद कुमार बोल रहे हैं ए सही है, हर्ष सैनी बोल रहे हैं सी सही है। अब जो बच्चे ए बोल रहे हैं देखो उनका भी वेलकम है, और जो बच्चे सी बोल रहे हैं उनका भी वेलकम है। इसके अलावा कुछ और बच्चे बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। अच्छा, अब ए बच्चे, जो भी बच्चा कहता है कि ए सही है वो अपना माइक ओपन करके बताइए ए क्यों सही है। बोलिए जल्दी से। जो बच्चे बोल रहे हैं कि ए सही है वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ए सही है। बोलिए तो सही, अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेनेशन तो दो। अगर जिस बच्चे को लगता है सी सही है वो माइक ओपन करके बताइए कि सी क्यों सही है, बताइए। क्योंकि सर दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें इज इक्वल टू आएगा क्योंकि इनका संबंध बराबर होगा। ठीक है, अब आप बताइए नहीं कि सर, क्योंकि इनका एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। अगर हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए 2 और 4, अब आप बताओ क्या इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा? आप एचसीएफ निकालोगे तो बताइए कितना होगा बच्चे। एचसीएफ कितना होगा? देखो 2 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 1, और 4 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 2। तो बच्चे इनमें 2 कॉमन है, एचसीएफ कितना हो गया? 2। अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना हो गया? सर जो चीज कॉमन है उसमें से एक संख्या बाहर आ गई, और जो चीज कॉमन नहीं है आपने वो भी लिख दी। एलसीएम कितना हो गया? 4। यानी कि अगर इन दोनों संख्या को देखा जाए तो इनका एचसीएफ 2 है और एलसीएम 4 है, यानी कि सर एलसीएम बड़ा है और एचसीएफ एलसीएम छोटा जो है है। वो एचसीएफ से बड़ा है। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। देखो बी तो कभी सही नहीं हो सकता। अब जब बी सही नहीं हो सकता तो बच्चे आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। लेकिन पर ये बताइए क्या कभी एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकते हैं? बताइए नो सर। बच्चे, बताइए क्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं हो सकते। नो सर। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए दो नंबर है 4 और 4, बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? सर बराबर होगा। बराबर होगा। यस सर। अब बताओ क्या एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकते हैं? यस नो सर। सर। क्यों? इनका एचसीएफ कितना होगा ये बताओ। सर हो सकता है।
सर LCM बराबर होगी। ठीक है, अब इतना जरूर पता लग गया है कि सर इसका सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसका सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, अब आप बताओ क्या मार्क करना चाहोगे? सर ए। ए? सर ए। ए। ए? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि LCM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HCF? बोलिए, क्या एक ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि LCM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HCF? बोलिए बच्चे, देखो बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सी ऑप्शन बच्चे, सी ऑप्शन नहीं। अब देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको इस सवाल के अंदर ए ऑप्शन सही करना है तो बच्चे ए ऑप्शन सही करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है, दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? अब आप कहोगे कि सर उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसा होगा? कि एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ छोटा होगा। छोटा होगा। ठीक है, आपको पता लगा कि यदि ए और बी दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक हैं तो जो उनका एलसीएम होगा वो उनके एचसीएफ से बड़ा होगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो बच्चे दोनों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट चले आगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट मानी जाएगी, इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अलग अलग लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। अब देखो इसके अंदर सारे में यही क्वेश्चन है, सारे में क्या आंसर है कि यदि जी और एल, जी क्या है हमारे पास में? एलसीएम है, और जो एल है वो हमारे पास में एचसीएफ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्प्रिंट मानी जाएगी कि इनके अंदर इनको लिखना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं वो अलग अलग है, जी और एल दो अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, बोले इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके अंदर, जल्दी से बताना। ये रहा इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये वाले क्वेश्चन तो कट चुके हैं हमारे सिलेबस में से, ये वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बुक में से कट चुके हैं। ठीक है, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि ये पूरा पेज हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। और इस पेज की अगर हम लोग बात करें, बच्चे बताइए क्या इस पेज में आपको किसी को कोई डाउट है? ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी का, ये बताइए कि 6 प्लस रूट 2 अभी सीखा था हमने, 3 माइनस 2 रूट 5, 2 रूट यस सर। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के ऊपर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के ऊपर है। ठीक है, ये आप सभी को मैं सबसे पहले मान लोगे और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उनको देखे। आप लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा देखने के अंदर, 3 प्लस 2 रूट 5 या फिर 3 माइनस 2 रूट 5, इन क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं 3 माइनस 2 रूट 5 है। बच्चे आपने 3 माइनस 2 रूट 5 को ए अपॉन बी मान लिया, जहां पर ए और बी सहभाज्य संख्या है। कैसी है ए और बी? ए और बी सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद आप लोग एक चीज जानते हो, क्या जानते हो कि सर मैंने माइनस के 2 रूट 5 को अलग कर लिया, माइनस के 2 रूट 5 को अलग कर लिया तो कितना हो गया? ए अपॉन 3 भी हो गया। अभी सर मेरे को कुछ और भी काम करना है, क्या करना है कि सर मेरे को अभी रूट 5 अलग करना है। बच्चे आपने रूट 5 को इधर ही रखा, आपने रूट 5 को इधर ही रखा, माइनस को भी इधर रखा। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? सर ये हो गया 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि ए अपॉन 6 भी हो गया। कितना हो गया? ए अपॉन 6 भी हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, सर ये माइनस का साइन बच रहा है हमारे पास में, तो एक काम कर सकते हैं कि सर रूट 5 बराबर ए अपॉन 6 भी ये माइनस का है, क्योंकि आपके पास में जो ये क्या नाम है परिमेय संख्याएं होती हैं, जो आपके पास में रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, वो नेगेटिव में भी तो हो सकते हैं। जैसे कि 2/5 एक परिमेय संख्या है, तो माइनस के 2/5 भी तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चे ये आप लिखोगे परिमेय संख्या है, तो ये जो बराबर है ये भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है।
और आप लोग जानते हो कि √5 कैसी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। और ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये इस वजह से भी उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली थी कि 3 - 2√5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। बोले इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे, हाँ, अब आप लोगों के पास यस में, सर। बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए। अब आप लोगों के पास में हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, आपको उनके जवाब जल्दी जल्दी चैट सेक्शन के अंदर देंगे, ठीक है? लिखे, बोलिए लिखे। देखिए एक है हमारे पास में, ए है हमारे पास में 14 और 35, सुनते रहना। बी है हमारे पास में 18 और 25, सी है हमारे पास में 31 और 93, और डी है हमारे पास में 32 और 62। आपको बताना है ए बी सी या डी में से कौन सा पेयर है जो कि को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। बताइए, सह अभाज्य, बोलिए जल्दी से, सह अभाज्य कौन सी है? बोलिए ए बी सी या डी, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, या फिर ये वाली? बताइए कौन सा पेयर है जो कि सहभाज्य संख्याओं का है? किसी का भी आंसर नहीं आया बच्चे अभी तक? बोलिए बच्चे, किसी का भी डाउट, मतलब किसी को भी नहीं आ रहा है क्या सवाल? सी, दो बच्चों का सी ऑप्शन आया है। अच्छा, सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बताएगा कोई, क्या होता है? कोई बच्चा माइक ओपन करके सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बताएगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप लोग बोलते नहीं हो इसलिए हमें बेकार लगता है। भाई को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सहभाज्य संख्याएं, सर जिनका एचसीएफ कितना होता है? सर जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है सर, जिनका एचसीएफ 1 होता है। अगर आप 14 और 35 को देखोगे तो बच्चे इनका एचसीएफ कितना है? आप कहोगे सर इनका एचसीएफ है 7। कितना एचसीएफ? 7 है कि नहीं है, बताओ। अगर आप 18-25 को देखोगे, उसको छोड़ दो 18-25 को, आपने कहा सर 31 और 93, इनका एचसीएफ देखोगे, बताओ कितना आ गया? सर जी इनका एचसीएफ तो हमारे पास में 31 आ गया, 32 और 62, बताइए इनका एचसीएफ कितना है? क्लियर सभी को? तो बी एक ऐसा ऑप्शन है जिनका एचसीएफ 1 है, 18 और 25, ठीक है? क्लियर सभी को? इनका एचसीएफ 1 है, और आप कहोगे सर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि 18 और 25 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या है। बोले क्लियर सभी को? अब आप लोग बोल नहीं रहे Yes. कुछ भी। यस सर। यस सर। अब बताओ इतना आसान Yes, sir. सवाल भी आप लोग पेपर में गलत करके आओगे क्या, ये बताओ? No, कुछ sir. भी नहीं था, सिर्फ एचसीएफ निकालना था। अब आप लोग एचसीएफ निकालने में भी कंजूसी कर रहे हो कि निकाल के नहीं देख रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछो, बोलिए अगला नंबर पूछे। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना बच्चे। ए हमारे पास में कितना है कि सर ए बराबर है हमारे पास में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। बच्चे बी बराबर कितना है हमारे पास में? सर बी बराबर है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक है? आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है कि आप एचसीएफ बता दो
ए और बी का HCF कितना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन है ए ऑप्शन 90, बी ऑप्शन 180, सी ऑप्शन 360 और डी ऑप्शन 540। बताइए ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बोलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का, ये बताइए क्या किसी बच्चे का हो गया है। VCO बोलिए आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताइए। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखो क्योंकि बच्चों के आंसर आने लगे हैं, यानी कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया। ठीक है बच्चे, देखिए अगर आपके पास में लिखा है सर ए बराबर, ध्यान से सुनना कि सर ए बराबर कितना है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, और लिखा है बी बराबर कितना बच्चे, लिखा है बी बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 1। आप लोग याद रखना जो HCF होता है, HCF के अंदर आप लोगों को समझाया गया है कि सर सबसे छोटी जो संख्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बच्चे 2 की छोटी घात कौन सी है सर, 2 की घात 2, आप लिखा 2 की घात 2 गुणा 3 कॉमन है तो 3 की छोटी घात कितनी है, 3 की घात 2, 5 कॉमन है तो 5 की छोटी घात कितनी है, 5 की घात 1। ये कितना हो गया बच्चे, 2 दूनी 4, 3 क्या 9 गुणा 5, और ये कितना हो गया सर, या फिर आप लोग ऐसे गुणा कर सकते हो सर, 5 चौक कितना हो गया 20, और 20 निम कितना हो गया हमारे पास में सर 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखिए ए बराबर कितना है बच्चे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ये 2 है, 2 3 की घात 2 गुणा 5। बी बराबर है हमारे पास में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, और सी बराबर है हमारे पास में 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप HCF बता दो ए बी और सी का। ठीक है, पूछा जा रहा है HCF बता दो 30 48 60 105, 30 48 60 105। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 30 48 60 105। 30 48 60 105, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ बताना है आपको तीनों नंबर्स पर कि ए बी सी का एचसीएफ कितना हो। ठीक है बच्चे, एक बच्चे का आंसर आ गया है। कन्वर सिंह के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से भेजिए चैट सेक्शन के अंदर लिख करके। ठीक है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया सर? जो संख्या कॉमन है, जैसे कि हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो सर 2 की छोटी घात कितनी है? 2। सर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 की छोटी घात कितनी है? 1। हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है तो बच्चे 5 की छोटी घात कितनी है? 1। और जो चीज कॉमन नहीं है एचसीएफ में वो चीज नहीं आएगी। तो कितना हो गया सर? 2 की घात 2 4 गुणा 3 गुणा 5, और ये कितना हो गया? 4 से 12 और 12 पंजे 60। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, यहां तक बताइए क्या आप सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आपसे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है कि बताइए √2 है। √2 के बारे में पूछा जा रहा है। एक परिमेय संख्या, बी एक अपरिमेय संख्या, सी एक पूर्णांक, और डी एक शांत दशमलव। बोलिए, ए बी सी या डी? √2 के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए √2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, या फिर एक शांत दशमलव है? बताइए क्या है √2? अप्रैल। ठीक है, यानी कि सभी को पता है कि सर √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बच्चे 2 प्लस √2 कैसी संख्या है? ए ऑप्शन एक परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन एक पूर्णांक है, और डी ऑप्शन एक शांत दशमलव है। चलिए बताइए बच्चे जल्दी से। काफी सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, और यही गलती आप लोग एग्जाम में भी करते हो। आज आप लोगों ने कुछ सीखा था। क्या सीखा था? कि सर 2 प्लस √2, सर ये लिखा है परिमेय प्लस अपरिमेय, और ये क्या बनेगा? अपरिमेय। अप्रैल संख्या। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बताइए, अब सारी चीजें सभी को समझ में आ गई हैं? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है,
अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, एक क्वेश्चन और है, आप लोग प्लीज इसको और बताना। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, दो नहीं है क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चे, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। लीस्ट प्राइम फैक्टर यानी कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 है। ठीक है बच्चे, 3 है। और बी का, और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ में आया सभी को? तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 3, देखिए ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 8। सवाल समझ लीजिए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। कितना है? 5 है। ए सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड ए का 3 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, जो बच्चा इसका आंसर बताएगा वो अपना एक्सप्लेन भी करेगा चीजों को। बोलिए बच्चे जल्दी से, आप लोग ट्राई कर लीजिए जल्दी से। देखिए आप लोग ये चीज जानते हो कि सर ए एक संख्या है, अगर उसे काटें तो सबसे पहले 3 से कटती है। सर बी एक संख्या है, अगर उसे काटें तो सबसे पहले वो 5 से कटती है। यानी कि हमें पता लग गया कि ये जो संख्या है वो 3 का गुणनफल है और ये संख्या 5 का गुणनफल है। यानी कि ये भी एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और ये भी विषम संख्या है। तो बच्चे विषम संख्या के अंदर अगर आप विषम संख्या जोड़ोगे तो हमारे पास में कितना आएगा? एक सम संख्या आएगी। और एक सम संख्या को जब आप डिवाइड करते हो तो सबसे पहले वो 2 से डिवाइड होती है। कितने से डिवाइड होती है? 2 से। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर जी। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है